प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन डर है कहीं फ्रॉड ना हो जाए। 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आप इन 10 पॉइंट्स का ख्याल रख लेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करते हुए, तो कोई भी शख्स जो है वो आपके साथ प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में फ्रॉड नहीं कर सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप जो है वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको कौन सी ऐसी चीजें जो है वो चेक करनी चाहिए या देखनी चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई भी शख्स जो है आपके साथ जो है वो प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त में फ्रॉड जो है वो ना कर सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी शख्स जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है तो सबसे पहले जो है वो इस चीज़ की तस्दीक करे कि जिस बंदे से वो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए और उससे जो है वो फ्रेशली तौर के ऊपर फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो है वो उससे तलब करे और उस फ़र्द की जो है वो तस्दीक करे। अगर जो है वो ऑनलाइन जो है वो किसी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद है तो आप घर बैठे जो है वो आप पंजाब लैंड की वेबसाइट के ऊपर जाके उस फर्द की तस्दीक कर सकते हैं, उसकी जगह की तस्दीक कर सकते हैं। अगर जो है वो मुतल्लिका पटवारी के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है तो आप मुतल्लिका पटवारी से जाकर उस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं कि आया जो उसने फ़र्द आपको दी है वो बिल्कुल जेन्युइन है और उसके ऊपर उसके दाम के ऊपर जितने रकबे की आप उससे रकबा परचेज करना चाह रहे हैं उतना रकबा जो है वो उसके नाम के ऊपर जो है वो मौजूद है। क्योंकि जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं जो कि फ्रॉड के अंदर आते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको वो रजिस्ट्री दिखा देते हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी परचेज सेल कर चुके होते हैं। बैक में उनके रिकॉर्ड मौजूद कोई नहीं होता है, उनके नाम के ऊपर जगह कोई मौजूद नहीं होती है या फ़र्द आपको दे देते हैं। फ़र्द भी जो है वो जाली तैयार हो जाती है, जाली फ़र्द तैयार करके आपको दे के आपके साथ एग्रीमेंट करके आपसे पैसे लेके जो है वो फरार हो जाते हैं। सेकेंडली सबसे पहले जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक़्त कॉमनली तौर के ऊपर लोग मिस्टेक करते हैं कि एक शख्स है उसने जो है वो किसी मालिक से प्रॉपर्टी परचेज़ की है, अभी उसके साथ सिर्फ़ एग्रीमेंट साइन किया है, उसको कुछ एडवांस दिया है, उससे अभी अपने नाम के ऊपर जगह मुंतकिल नहीं करवाई है, वो आगे जहाँ बेचने के लिए जा रहा है तो कोई भी दूसरा शख्स आता है, वो उस एग्रीमेंट की बेस के ऊपर उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है। अभी उसके नाम के ऊपर जगह मौजूद नहीं है, उसका जगह का मालिक कोई और है और उससे उसने अभी एग्रीमेंट किया है, उसको एडवांस दिया है, अभी उसके अपने नाम जगह नहीं करवाई है, तो वो बंदा जो है वो आगे जगह बेचना शुरू कर देता है उसी जगह को और तीसरा बंदा आगे उसको परचेज़ करना शुरू कर देता है। याद रखें अगर आपने जगह को परचेज़ करना है तो एग्रीमेंट आपने हमेशा जो है वो जिस बंदे के नाम के ऊपर जगह मौजूद है उसी के साथ आपने एग्रीमेंट करना है और उसी से जगह परचेज़ करनी है। किसी भी ऐसे बंदे से आपने एग्रीमेंट जो है वो नहीं करना है या जगह परचेज़ नहीं करनी, जिसके पास अभी सिर्फ़ एक एग्रीमेंट मौजूद है, जगह उसके नाम के ऊपर जो है वो मौजूद नहीं है। thirdly आपने जो है वो जिस प्रॉपर्टी का जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसके कब्ज़े को चेक करें कि उस जगह का कब्ज़ा किसके नाम के पास जो है वो मौजूद है। क्या जिस बंदे के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिस मालिक के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके पास उस जगह का कब्ज़ा भी मौजूद है? कहीं उसके ऊपर अगर किराएदार तो मौजूद नहीं है, अगर किराएदार मौजूद है तो उस किराएदार का एग्रीमेंट जो है वो आप लाज़मी हासिल करें। ये ना हो कि उस बंदे के पास जो है वो उस प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई मामला चल रहा हो, उसके पास कब्ज़ा ही मौजूद ना हो और आप उसके साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लें और कल को कब्ज़ा हासिल करने के लिए आपको फिर कोर्ट की तरफ जो है वो जाना पड़े। तो इस हवाले से जो है वो कब्ज़े को भी जो है आपने लाज़मी तौर के ऊपर जो है वो तस्दीक करनी है कि उस जगह का कब्ज़ा जो है वो किसके पास मौजूद है। इसके अलावा जो है वो आपने ये देखना है कि आया उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई कर्ज तो हासिल नहीं किया गया, उसने किसी बैंक से कर्ज तो नहीं हासिल किया हुआ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे होते हैं और उन्होंने उसके ऊपर बैंक से कर्ज हासिल किया होता है। वैसे नॉर्मली तौर के ऊपर तो इसके ऊपर एनईसी सर्टिफिकेट जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी करता है। अमूमी तौर के ऊपर वो तलब किया जाना चाहिए लेकिन अमूमी तौर के ऊपर ये तलब किया नहीं जाता क्योंकि आपको जो है वो एनईसी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दरख्वास्त देनी पड़ती है, उसकी प्रॉपर तस्दीक होती है, उसके बाद सर्टिफिकेट जारी होता है। तो इस जो है वो झंझट के अंदर लोग जो है ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं और इसी वजह से अमूमी तौर के ऊपर जो है वो मांगा नहीं जाता है। लेकिन आप अपने तौर के ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कम तस्दीक लाजमी कर लें कि उसके ऊपर कोई कर्ज वगैरह तो हासिल नहीं है। हम बैंक वगैरह जब भी कोई कर्ज किसी को देते हैं तो वो जो है वो एनईसी सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी मांगते हैं।
इसके अलावा जो है वो आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसमें देखें कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी किस्म का कोई बार मौजूद तो नहीं है, इसके जो टैक्सेस हैं कोई वाजिबात तो नहीं है। अगर वो वाजिबात अदा हैं, क्योंकि अमूमी तौर के ऊपर ये भी होता है कि प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं होता है, बंदा प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेता है और उसके बाद जितना भी साबका भी जितना प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो भी उसी बंदे को जो है वो उसके ऊपर लग जाता है और उसी को अदा करना पड़ जाता है। तो इसलिए लाज़मी तौर के ऊपर चेक करें कि उसके ऊपर कोई तमाम टैक्सेस जो हैं वो अदाशुदा हैं। इसके अलावा जिसे आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप इन फ्यूचर पेमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ एडवांस के तौर के ऊपर अभी आपने उसको पैसे दिए हैं, तो इस सूरत के अंदर उनके साथ जो आपने एग्रीमेंट साइन करना है, वो एग्रीमेंट आपका तहरीरी होना चाहिए, ज़ुबानी नहीं होना चाहिए। और उस एग्रीमेंट को जो है वो आप प्रॉपर वैल्यू के स्टाम्प के ऊपर जो है वो आप लिखवाएँ। इस वक़्त जो है वो करंटली अगर प्रॉपर्टी की खरीदो-फ़रोख्त के लिए जो स्टाम्प की वैल्यू है, वो ₹3000 है और इसके अलावा उसको अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो 0.01% मज़ीद जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आप प्रॉपर वैल्यू का स्टाम्प पेपर जो है वो लगवाएँ। ₹1200 वाला जो स्टाम्प जो पहले चलता था, अभी भी लोग उसी के ऊपर दर्ज करवा रहे हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आपको आई लिंक में या इस वीडियो के लास्ट के अंदर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि 1200 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने स्टाम्प पेपर नहीं करना है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से बताई हुई हैं। तो इस वक़्त करंटली तौर के ऊपर जो मालियत है स्टाम्प की, वो ₹3000 है और अगर आप उसको रजिस्टर करवाते हैं तो 0.01% मज़ीद स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगी। आप कोशिश करें उसको रजिस्टर करवाएँ, अगर रजिस्टर नहीं करवा रहे तो कम से कम नोटरी पब्लिक से उसको लाज़मी तौर के ऊपर अटेस्ट करवाएँ। इसके अलावा जो है वो आप अमूमी तौर पे हमने देखा है कि लोग आते हैं एग्रीमेंट लिखने के लिए, कचहरियों में दाखिल होते हैं, स्टाम्प वाले बैठे हुए हैं, उनसे ₹100 ₹200 वाला स्टाम्प पेपर लेते हैं और उन्हीं को कहते हैं कि आप लिख दें। अब ना तो वो कानून जानते हैं, ना उनको ये पता है कि अदालतों के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कानूनी तौर के ऊपर क्या चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। वो एक चंद दिन के लिए किसी डीड राइटर के पास जो है या किसी वकील के पास उन्होंने लिखने के हवाले से देख लिया हुआ है, वो तो इसी तरह से जो है वो एक रूटीन के मुताबिक जो है वो लिखते रहते हैं और बहुत सारी कानूनी तौर के ऊपर बार उसमें मौजूद होता है, बहुत सारी खामियां छोड़ जाते हैं और इन फ्यूचर कल को अगर आपके दरमियान कोई मसला बनता है और जब मामला कोर्ट के अंदर जाते हैं तो फिर उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत सारी खामियां होती हैं जिसका जो है वो बेचने वाला जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है वो उसका बेनिफिट हासिल कर लेता है। इसलिए बेहतर है कम से कम जो है वो लाज़मी तौर के ऊपर जब भी आपने आपने कोई एग्रीमेंट तो सेल करना है, किसी भी लॉयर से, किसी एडवोकेट से आप उसकी प्लीडिंग करवाएँ या डीड राइटर से उसकी करवाएँ जिसके ऊपर पास जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर लाइसेंस जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो है वो अगर आप किसी हाउसिंग कॉलोनी के अंदर कोई मकान या प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि जिस कॉलोनी के अंदर किसी हाउसिंग कॉलोनी के अंदर आप प्लॉट को या मकान को परचेज़ कर रहे हैं, वो हाउसिंग कॉलोनी जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट से जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इनके जो है वो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें फैसलाबाद में एफडीए है, लाहौर में एलडीए है, इस तरह से गुजरांवाला तमाम जितने भी शहर हैं उनके अंदर एक रेगुलेटरी अदारा मौजूद है जो कि किसी भी जो एग्रीकल्चर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अगर कोई बंदा जो है वो जो है वो रहायशी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है तो उनकी जो है वो एसओपीज़ हैं, उन्हीं के तहत जो है वो जो हाउसिंग कॉलोनी है उनको डेवलप किया जाता है और उनके अंदर तमाम जितनी भी सहूलियात हैं उनको मुकम्मल तौर के ऊपर पूरा करवाना जो है वो उन्हीं अदारों की ज़िम्मेदारी होती है और वो एनओसी उसी वक़्त जारी करते हैं, कॉलोनियों को उसी वक़्त अप्रूव करते हैं जब उनके अंदर तमाम जो है वो सहूलियात मुयस्सर होती हैं। तो इस हवाले से आप इसके हवाले से उनकी मुतल्लिका वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। जितनी भी अप्रूव्ड हाउसिंग कॉलोनीज़ होती हैं वो अथॉरिटी की वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, जो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनका ख़याल रखते हैं तो डेफ़िनेटली जो वो इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, आपका माल, आपका पैसा, आपकी जमा पूँजी जो है वो महफूज़ रहेगी और कोई भी दूसरा शख्स जो है वो आपके साथ जो है वो फ्रॉड नहीं कर सकेगा। इस वीडियो से मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।